सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। बेटा बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, जो तुम्हें फ्यूज शीट दी गई है उसमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 6, करियर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया। A carrier of frequency FC is both frequency modulated and amplitude modulated by a message signal with frequency 5 kHz। एक कोई carrier signal है जिसकी frequency FC है, उसको frequency modulate भी किया गया, amplitude modulate भी किया गया, ठीक। एक बार उसी carrier को एक 5 kHz के message signal के रिस्पेक्ट में frequency modulation कराया गया उसको, ठीक। फिर उसी टाइप का एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर लिया गया विद फ्रीक्वेंसी एफसी और अगेन उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराया गया, ठीक। अब जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराया था तो मैक्सिमम डेविएशन ऑफ एफएम जो था वो एएम मॉड्यूलेशन कराने पे जो बैंडविड्थ निकल रही थी उसका डबल के बराबर थी, 2 टाइम्स द एएम बैंडविड्थ, ठीक। हमें क्या करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना है एएम और एफएम का, सच दैट स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दिस, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक, इज सेम इन बोथ एएम एंड एफएम। मीनिंग जो एएम और एफएम में हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हमें इस फ्रीक्वेंसी यानी एफसी प्लस 5 किलोहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को देखना है, उसका एम्पलीट्यूड देखना है, ठीक, दोनों ही जगह पे, और दोनों ही जगह पे जो एम्पलीट्यूड है उसको इक्वल करके देन कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करनी है जिससे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट कर सके, ठीक। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कुछ बेसल फंक्शन की यहाँ वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है। अब मैसेज फ्रीक्वेंसी हमें 5 किलोहर्ट्ज पता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ क्या बोला है, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ एफ एम, यानी डेल्टा एफ जो है वो इक्वल टू होगा 2 टाइम्स द बैंडविड्थ ऑफ एफ ए एम। ए एम की बैंडविड्थ कितनी होती है, 2 इंटू एफ एम। ठीक, तो डेल्टा एफ किसके बराबर है, 2 इंटू बैंडविड्थ ऑफ ए एम के, और ए एम बैंडविड्थ कितनी है, 2 एफ एम। एफ एम को इधर लेके गए तो डेल्टा एफ अपॉन एफ एम कितना आया, 4। हमें पता है यही हमारा बीटा होता है। ठीक, यानी एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स था वो हमें पता चल गया। ठीक, दूसरा हमें जो देखना है वो क्या करना है, दोनों की स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने, दोनों का हमें स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। हमने यहाँ ऑलरेडी एक स्पेक्ट्रम, दोनों का स्पेक्ट्रम यहाँ बना रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटेंशनली केवल और केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक, केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है। एएम का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में तो इस तरह का दिखाई देता है, इसी का रेप्लिकेशन यहाँ पे भी दिखाई देगा, ये मिरर इमेज की तरह यहाँ पे भी दिखाई देगा। उसी तरह से इसका रेप्लिकेशन यहाँ पे भी दिखाई देगा। अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि जो FC प्लस 5 किलो हर्ट्ज का टर्म है, या ये कहें कि जो FC प्लस FM का टर्म है, यहाँ पे FM और 5 किलो हर्ट्ज ही है ना, FM जो है वो 5 किलो हर्ट्ज के ही बराबर है। तो FC प्लस FM का जो टर्म है दोनों ही केसेस में, ठीक है, FM में भी और AM में भी। ठीक है, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम FM की बात कर रहे हैं, ठीक, FM के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ठीक, केवल FM के स्पेक्ट्रम की अगर हमने बात की, दैट मीन्स हम वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम बनाएंगे। ठीक, जब तक क्लियरली NBFM ना बोला जाए तब तक NBFM के स्पेक्ट्रम या पावर या किसी भी फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो FC प्लस FM फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट है, ये और ये दोनों की स्ट्रेंथ यानी AC म्यू बाई 4 और AC J1 बीटा बाई 2, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों ही आपस में इक्वल, AC म्यू बाई 4 इक्वल टू है AC J1 बीटा बाई 2। यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ J1 बीटा हमें मिल जाएगा, 2 AC और AC कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू J1 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। ठीक, अब क्वेश्चन में बेसल फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, J1 4 की वैल्यू कितनी है, 0.37, तो क्या आएगा 0.7। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट? ठीक है, उस दिन जो वीडियो की हेल्प से फेस लॉक लूप डिटेक्टर, एक फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन का एक तरीका पढ़ा था, PLL डिटेक्टर जो पढ़ा था, उसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत, एक्चुअल में तुम्हारे ट्यूट का क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर वाइड बैंड एंड नैरो बैंड FM सिग्नल, ये तुम्हें आता है, तुम कर लोगे। ठीक है, वाइड बैंड और नैरो बैंड में कंपैरिजन करना है। ठीक है, बैंडविड्थ, पावर और बीटा, इन सब के टर्म्स में इनका कंपैरिजन में 5-6 पॉइंट तुम आराम से इजीली लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन करना है फेस लॉक लूप
FM डीमोडुलेटर। तो उस दिन जो फेस लॉक लूप पढ़ा गया था उसमें किसी को कोई डाउट या एकदम नहीं समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 20 अंजलि। यस सर। फेस लॉक लूप में वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्या काम करता है? सर नहीं पता। क्यों? अंकित, रोल नंबर 23। यस सर। हेलो। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का काम क्या होता है? वाली क्लास की नहीं थी मैंने, वीडियो वाली। बेटा तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आंसर में यही लिख के आ जाते हैं। नहीं सर, रिकॉर्डिंग देख लेते आप 10 दिन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर स्टिल हम पूछ रहे हैं, अगर PLL डिस्कस करने की जरूरत हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। सर डिस्कस कर दीजिए। तुमने वहाँ पे फेस ब्लॉक लूप देखा था, उसका ब्लॉक डायग्राम तुमने कुछ इस तरह का देखा है। मे भी हो सकता है मल्टीप्लायर और जो पास फिल्टर की जगह पे वहाँ पे फेस डिटेक्टर दिखाया गया हो। ठीक, बेसिकली जो ये पूरा पार्ट है मल्टीप्लायर और लो पास फिल्टर का, इसी को हम बेसिकली फेस डिटेक्टर बोलते हैं। ठीक, यहाँ वर्किंग कैसे हो रही है? तुमने यहाँ पे जब रिसीवर में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव हुआ, वो सिग्नल तुमने यहाँ मल्टीप्लायर को एज अ इनपुट दे दिया, मल्टीप्लायर को एज अ इनपुट दिया। ठीक, देन आगे बढ़ा, लो पास फिल्टर से पास हुआ, यहाँ इसने कुछ आउटपुट जनरेट किया। ठीक, अब ये आउटपुट यहाँ पे फीडबैक में गया, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ने इस आउटपुट के रिस्पेक्ट में एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हमने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा है कि भाई वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्या काम करता है, वो उसको जो आपने इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया है उस इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है। दैट मीन्स अगर आप इनपुट वोल्टेज चेंज करते रहेंगे VCO का, तो उसी के रिस्पेक्ट में वहां पे फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होती रहेंगी।
ठीक, दैट इज वाई यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था वोल्टेज VT, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक उसने वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ने एक SFM डैश जनरेट किया। ठीक, नाउ अब अगर देखें तो इस फीडबैक को लगाने का बेसिक रीजन क्या है कि हम चाहते हैं कि ये SFM जो हमारा रिसीव हो रहा है और ये SFM जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से जनरेट हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी और फेस, इन दोनों का फेस और फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए। ठीक, उससे हमें क्या मिलेगा कि उससे हम ये कह पाएंगे कि जब ये दोनों सिमिलर है, तो ये वाला जो सिग्नल है SFM, ये बेसिकली जनरेट तो हो रहा है मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर SFM डैश और SFM दोनों आपस में सिमिलर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी और फेस अगर सिमिलर है, दैट मींस वोल्टेज कंट्रोल का जो इनपुट है वो कुछ और नहीं मैसेज सिग्नल होगा। अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट VT जो है जब ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा MT के, तभी तो यहाँ पे फेस और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होंगे। ठीक, हम केवल फेस और फ्रीक्वेंसी की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बातें चल रही है, एंगल मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, वहां पे जो चेंज वेरिएशन जो होगा मैसेज के साथ वो किसका होगा, या तो फ्रीक्वेंसी का या फेस का। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, मीनिंग यहाँ पे जो एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक, वो एरर सिग्नल नेग्लिजिबल हो गया, दैट मीन्स ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, तो मीनिंग यहाँ पे जो DCO में इनपुट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, वो कुछ और नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल टू मैसेज सिग्नल। अब जो तुमने वीडियो में देखा था, इसी चीज को उन्होंने मैथमेटिकली डिराइव किया था। ठीक, उसके लिए क्या किया जाता है, लेट्स से हमारा जो मैसेज सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया है, जो हमारे रिसीवर में आया है, वो कुछ इस तरह से जनरल FM की सिग्नल इक्वेशन लिखी है। इसको हमने phi1t मान लिया, मतलब इक्वेशन 1 का फेस, ये पूरे को हमने phi1t। ठीक, जो SM डैश है हमारा, वहां एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, MT की जगह यहाँ पे VT, KF की जगह KV, और इस पार्ट हम क्या मान रहे हैं, phi2। ठीक, तो इस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का या इस फीडबैक का काम क्या है, तो कोशिश करे कि किसी तरीके से phi1t इक्वल टू हो जाए phi2t के, और FC1 इक्वल टू हो जाए FC2। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस यहाँ पे VT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा MT। ठीक, अब ये पहले ये पॉइंट देखो कि जब FC1, अगर PLL ने FC1 को FC2 के बराबर कर दिया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि PLL मेरा लॉक मोड में है। अगर FC1 FC2 के बराबर है तो PLL मेरा लॉक मोड में है। इस चीज को क्लियर कर लो, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधा सीधा इन सब चीजों पे क्वेश्चन रखेंगे। ठीक, इन केस फेस जो तुम्हारा यहाँ पे phi1t और phi2t है, ठीक, phi1t और phi2t है, ये अगर इक्वल हो गए तो हम कहेंगे कि PLL जो है वो कैप्चर मोड। कैप्चर मोड का मतलब फेस दोनों इक्वल हो गए, और लॉक मोड का मतलब है फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो गई। प्रैक्टिकली ये कभी होता नहीं। ठीक, ये phi1 इक्वल टू phi1t इक्वल टू phi2t कभी अगर नहीं करता, मीनिंग आप दोनों के फेस को इक्वल नहीं कर सकते, जबकि लॉक मोड को इजीली अचीव कर सकते हैं। लॉक मोड को इजीली अचीव कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करो।
हाँ, तो जो ये FC1 इज इक्वल टू FC2 है, ये आपका लॉक मोड कहलाएगा और ये इजीली अचीव किया जा सकता है, जबकि कैप्चर मोड प्रैक्टिकली कर नहीं करता, प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता। आप देखो मल्टीप्लायर का जो आउटपुट आएगा, अगर हम सर्किट को सॉल्व करें तो ये SFM-T मल्टीप्लाई बाय SFM-T, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देगा मल्टीप्लायर। दैट मींस कुछ ऐसा AC cos 2 pi FCT plus 5NT into AV sin। हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, ये जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, ये फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड, ये तो इन दोनों के डिफरेंट है ही, साथ में यहाँ पे जो करियर सिग्नल लिया गया था और यहाँ पे जो करियर सिग्नल था, उन दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। यहाँ पे हम cos थीटा लेते हैं, यहाँ पे हम sin थीटा लेते हैं, ठीक। एक चीज ये भी ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ से, ठीक, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, cos A इंटू sin A, सॉरी cos A इंटू sin B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin A प्लस बी sin A माइनस बी। जब A प्लस बी लिखोगे तो 2 पाई FCT प्लस 5n, और ये 2 पाई FCT प्लस 5 क्या आ जाएगा, 4 पाई FCT 5n प्लस 5। उसी तरह से यहाँ क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पाई FCT 2 पाई FCT, ये क्या आ जाएगा 5NT माइनस 5। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे हम लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं। जब तुम लो पास फिल्टर से पास कराओगे तो बेसिकली होगा क्या, अभिनव वर्मा, अभिनव, जब तुम मल्टीप्लायर का आउटपुट इसे लो पास फिल्टर में इनपुट की तरह दोगे, ठीक, तो आउटपुट क्या आ रहा है, VT। ये हमने उसी का, जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, इसी का ये पार्ट हमने अलग से लिखा हुआ, अलग से यहाँ पे बनाया हुआ। मल्टीप्लायर आउटपुट ये लो पास फिल्टर से पास हो रहा है और ये VT पे पहुंच रहा है, ठीक। सिग्नल में हमने एक टर्म पढ़ा होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स, अभी जल्दी में ही पढ़ा होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो हमारे पास लो पास फिल्टर है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना है, HT है, HT। और हमें बाय डेफिनेशन पता है कि अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें गिवन है, ठीक, तो हम जो भी इनपुट दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर आउटपुट है, तो वो मल्टीप्लायर आउटपुट कन्वॉल्व विद HT होगा और वही आउटपुट आएगा। मीनिंग अगर HT एज अ इनपुट होता किसी सिस्टम में, तो आउटपुट क्या आता, YT इज इक्वल टू HT कन्वोल्यूशन HT, HT कन्वोल्यूशन HT, ठीक। ये तुम्हारी सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसका हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो तो हम आउटपुट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा VT इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लायर आउटपुट कन्वॉल्व विद HT,
ठीक, हमारे पास मल्टीप्लायर आउटपुट क्या है, ये पूरा टर्म। ठीक, अब देखो इस पूरे टर्म में थोड़ा सा, अब हम पूरा टर्म एक साथ ना लेने की बजाय कुछ लॉजिक लगाते हैं। वो लॉजिक क्या है कि देखो ये वाला टर्म जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 पाई एफसीटी, पास कराना है हमें लो पास फिल्टर से, तो इस वाले सिग्नल के पास होने का तो कोई चांस ही नहीं है। जब इस सिग्नल का के पास होने का कोई चांस नहीं है, दैट मीन्स इसको हमें देखना ही नहीं है, मल्टीप्लायर आउटपुट में इसको हमें देखना ही नहीं है। हाँ, ये वाला पास होगा, ठीक, तो हमें देखना है कि इसकी वजह से जब ये वाला सिग्नल पास होगा, तो इस सिग्नल के जब एच से कन्वॉल्व होगा ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, तो आउटपुट क्या देगा। तो हम इस पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं केवल। यहाँ हमने केवल उसी पार्ट को कंसीडर किया। ये मेरा मल्टीप्लायर आउटपुट है, कन्वॉल्व विद एच। अब इस phi1 माइनस phi2t को हमने अज्यूम कर लिया phi et, और साथ में एक अजम्पशन और दिया कि देखो अब ये सारी चीजें फाइंड आउट करने से पहले हमने कोशिश तो की होगी ना कि हमारा जो PLL है वो कैप्चर मोड में आ जाए, हमारा जो PLL है वो कैप्चर मोड में आ जाए किसी तरीके से। ठीक, मतलब phi1t इज इक्वल टू हो जाए phi2t। अगर हम इसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब phi1t इज इक्वल टू phi2t नहीं कर पा रहे हैं, तो एट लास्ट हम ये कोशिश करेंगे कि phi1t और phi2t एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल हो। बेटा वॉइस मेरी आ रही है? हाँ अनन्या, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। तो हम बेसिकली कोशिश क्या करेंगे कि phi1 और phi1t ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट तो इक्वल हो ही, हम एग्जैक्टली इक्वल नहीं कर पा रहे, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हम मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे। दैट मींस जो phi et है, इन दोनों का डिफरेंस, इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी। अब हमें एक रूल पता है कि साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल है, तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है थीटा के। दैट मींस इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, केवल phi et। क्या हो गया, phi et। तो vt यानी जो आउटपुट आ रहा है लो पास फिल्टर का, वो क्या हो गया, AC इंटू AV बाई 2 phi et कन्वॉल्व विद HT। यहां तक में किसी को कोई डाउट? अब इसी आउटपुट को हमें थोड़ा सॉल्व करना है ताकि हम ये देख सकें कि क्या ये मैसेज सिग्नल के इक्विवेलेंट है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ठीक, हमने अज्यूम किया है कि VT का फोरियर ट्रांसफॉर्म VF है, phi ET का फोरियर ट्रांसफॉर्म phi EF है, और HT का फोरियर ट्रांसफॉर्म HF है। ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इससे मतलब नहीं। लेट्स सी ये इक्वेशन नंबर 1। अगेन phi ET को केवल जरा सा देखते हैं। तो phi ET इज इक्वल टू क्या है, phi1 माइनस phi2। phi2t की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, इंटीग्रेशन ऑफ VT 2 pi kV इंटीग्रेशन ऑफ VT dt। इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। d by dt of phi et is equal to d by dt of phi1t minus 2 pi kV। अब देखो ये जो VT है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से, AC इंटू AV बाई 2
फाई ई टी कन्वॉल्व विद एच टी, यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन हट गया क्योंकि डिफरेंशिएशन होगा और इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी हो रहा था, उसी टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो ये इक्वेशन हमें मिली, डी बाई डी टी ऑफ फाई ई टी, इसका डी बाई डी टी ऑफ फाई वन टी, 2 पाई के वी, इसका इंटीग्रेशन था, जब डिफरेंशिएशन किया तो कैंसिल आउट हो गया, ए सी ए वी फाई ई टी इंटू कन्वॉल्व विद एच टी। इसको डिफरेंशिएट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ठीक, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते समय दो चीजों का ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक मिनट बेटा होल्ड करना। अब यहाँ पे तुम्हें फोरियर ट्रांसफॉर्म की दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक कि एक्स टी और वाई टी को अगर कन्वोल्यूशन हो रहा है, एक्स टी और वाई टी का कन्वोल्यूशन हो रहा है और एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स एफ, वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई एफ, देन इन दोनों के कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान क्या रखना है कि कन्वोल्यूशन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में जब तुम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, एंड इसी का वाइस वर्सा भी होता है। एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी एक ये क्या है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है कि अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स एफ, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जे 2 पाई एफ एक्स एफ, जे 2 पाई एफ एक्स एफ। ये दो प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है। अब देखो, डी बाई डी टी ऑफ फाई ई टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे 2 पाई एफ फाई ई एफ। इसको क्या लिख सकते हैं, जे 2 पाई एफ फाई वन एफ माइनस 2 पाई के वी ए सी ए वी बाई 2 इंटू फाई ई एफ इंटू एच एफ। देखो कन्वोल्यूशन चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन, कन्वोल्यूशन चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब तुम ये प्रूविंग करोगे तो तुम्हें यहाँ पे लिखना रहेगा कि हमने अज्यूम किया है कि फाई ई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाई ई एफ है, इसी तरह से फाई वन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाई वन एफ है। ये सारी चीजें जो तुमने अज्यूम की हैं, ये तुमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लैंग्वेज में हमने अज्यूम किया है कि इसका फाई ई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, फाई ई एफ, फाई वन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, फाई वन एफ, फाई ई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, फाई ई एफ, एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, एच। ठीक, नाउ अब इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हमें फाई ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस इक्वेशन को तुम सॉल्व इजीली कर लोगे। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, टर्म्स को इधर उधर लेके जाके सॉल्व करना है। और जब तुम उसे सॉल्व करोगे तो हमें कुछ ऐसी ये फाई ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, दोनों साइड, नीचे साइड पे हमने जे एफ कॉमन ले लिया। ठीक, नीचे साइड पे हमने क्या किया, जे एफ कॉमन ले लिया।
एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट।